ओके, सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है विच इज अबॉर्शन एंड आई पीसेस। ये हमारा चैप्टर रहेगा। सॉरी। अबॉर्शन एंड आई पीसेस का मतलब है हमारे पास विप्तन एंड नेत्रिका। बेसिकली इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और ये भी दो टाइप के होते हैं, तो वो आपने 11th-12th में पढ़ी है, लेकिन अपन और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अबॉर्शन के बारे में कुछ थ्योरी है, थोड़ी सी वो थ्योरी समझ लेते हैं। हमारे पास कोई भी लेंस होता है, राइट? तो उस लेंस से हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट हो उसकी जो इमेज बने वो मतलब जैसा शेप उसका ऑब्जेक्ट का है वैसा ही शेप हमारे पास उसकी इमेज का बनना उसकी इमेज का जो है वो भी वैसा ही बनना चाहिए, राइट? सो हमारे पास यहाँ पे जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे और कोई लेंस हम लेते हैं तो उस लेंस से हमारी जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है, वो कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट लिया है ना? ऑब्जेक्ट हमारा किसके फॉर्म में है? पॉइंट के फॉर्म में है। तो जो हमारी इमेज बननी चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारी इमेज है। तो इमेज भी बड़ी हो चाहे छोटी हो, लेकिन अगर ये पॉइंट है तो वो भी इमेज कैसी बननी चाहिए? पॉइंट ही बननी चाहिए। पता चले ये तो आपने पॉइंट ले लिया और इसकी इमेज लाइन बन रही है, तो लाइन बन रही है इसका मतलब वो लेंस ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये आपका पास लेंस में एक फॉल्ट हो गया, ठीक है? जो फॉल्ट्स होते हैं उन्हीं को हम अबर्शन बोलते हैं, ठीक है? तो ये एक सेकंड पॉइंट हमारा है कि हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका हमने कोई एक प्लेन ले लिया है ना, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के बहुत सारे पॉइंट एक ही प्लेन में है। हम ये चाहते हैं कि जो इमेज हमारे बने, उस इमेज में अगर ये जो 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाए हैं, इन 6 की जो इमेज बननी चाहिए, वो भी सिंगल प्लेन में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि पता चले कि हमारा ऑब्जेक्ट में ये 6 पॉइंट एक प्लेन में है, जबकि जो इमेज बन रही है उसमें से 3 पॉइंट तो यहाँ बन गए और 3 पॉइंट आपके पास मान लीजिए किसी दूसरे प्लेन में आगे पीछे बन रहे हैं, यहाँ आगे पीछे, तो ये भी हमारे पास लेंस का एक फॉल्ट हो जाएगा, है ना? हमारे पास यहाँ लेंस खराब है इसका मतलब। थर्ड पॉइंट हम चाहते हैं कि जो कलर होता है, अगर ऑब्जेक्ट आपके पास जिस कलर का है, हम चाहते हैं कि उसकी इमेज का जो कलर है सेम रहे, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हम चाहते अच्छा, फोर्थ पॉइंट हमारा कुछ नहीं है, यही 3 पॉइंट है। सो अगर कोई लेंस इन 3 में से कहीं पर भी लैग कर जाता है, मतलब मान लीजिए कि या तो उसने पॉइंट का इमेज पॉइंट नहीं बनाया, एक प्लेन के पॉइंट का इमेज अलग अलग प्लेन में बना दिया, कलर चेंज कर दिया, तो फिर इस तरह का ये जो मतलब हमारा इमेज है ये आइडियल इमेज नहीं हुई। अगर ये तीनों फॉलो होता है तो वो ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? आइडियल इमेज बनते हैं। और हमारे पास कई बार क्या होता है कि लेंस की खराबी की वजह से या किसी भी रीजन से उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कलर पे डिपेंड कर रहा हो, जैसे प्रिज्म में होता है, किसी भी रीजन की वजह से हमारे पास आइडियल इमेज नहीं बन पाती है, तो जो लेंसेज के अंदर ये दोष होते हैं इन्हें हम कहते हैं अबर्शन। तो ठीक है, तो एक तरह से आप लेंस को, जो अबर्शन का मतलब है वो आप समझ जाओ, उसकी कमियां हैं, है ना, उसके फॉल्ट्स हैं, ठीक है, उसके जो दोष हैं उन्हें हम अबर्शन कहते हैं। सो हमारे पास जो अबर्शन होंगे ये कितने टाइप के होंगे ध्यान रखिएगा। मेनली हमारे पास दो टाइप के होंगे। एक आपके पास रहेगा मोनोक्रोमेटिक, ठीक है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है हिंदी में एक वर्णी, इसको हम बोलेंगे एक वर्णी, ओके? और ये आपके पास होगा सिंगल कलर की लाइट हम लेंगे तो ये बाकी ऊपर जो तीन हमें चीजें मिल रही है ये। और सेकंड आपके पास होता है क्रोमेटिक, जो कलर की वजह से होता है, ठीक है? सो मोनोक्रोमेटिक वर्जन और आपके पास हो जाएगा क्रोमेटिक। अब हम इसको मोनोक्रोमेटिक को आगे देखते हैं। सो मोनोक्रोमेटिक जो है वो अगेन हमारे पास कितने टाइप का होता है? यस, उसमें भी हमारे पास सबसे पहला पॉइंट, इसमें भी हमारे पास आगे फर्स्ट पॉइंट होता है और वो होता है लैक ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन। लैक ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन, परिशुद्ध स्पष्टता की कमी। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आप जो भी आपकी हिंदी मीडियम वाली बुक है उसमें भी ये टॉपिक जहाँ लिखा हुआ होता है तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में हेडिंग एटलीस्ट दोनों हिंदी में होती है,
तो वो आप हेडिंग उसमें से देख के कर लेना, अगर मैं कुछ चीज समझाना भूल जाऊं तो। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे पास ये वाला जो कैटेगरी आती है लैक ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट कोई पॉइंट फॉर्म में लिया है और उसकी इमेज जो है वो पॉइंट ना बने, वो पॉइंट ना बने, तो इस टाइप का जो अबर्शन होता है, जो दोष होता है, उसे हम बोलते हैं लैक ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन। ये हमारे पास 3 टाइप का होता है, ध्यान रखना। ये बड़ा मेन एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो आपके पास होता है स्फेरिकल अबर्शन, जिसे हम बोलते हैं गोलीय विपतन, ठीक है। और एक हमारे पास होता है कॉमा, इसे कॉमा ही कहते हैं। और एक आपके पास होता है अस्टिग्मेटिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं अबिंदुकता। तो थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। हमारे पास मैंने आइडियल इमेज की, आपको आदर्श प्रतिबिंब की डेफिनेशन बताई, और जो लेंस ये नहीं बना पाते हैं उन्हें हम कहते हैं कि उनके अंदर दोष है, उनके अंदर विपतन है, उनके अंदर अबर्शन है। मेनली 2 टाइप के होते हैं, मोनोक्रोमेटिक और क्रोमेटिक। क्रोमेटिक को बाद में पढ़ेंगे, पहले मोनोक्रोमेटिक के टाइप देख लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक में पहला टाइप होता है लैक ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन। इसमें आपके पास क्या होता है, अगर आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है तो उसका इमेज पॉइंट नहीं बनता है। और ये 3 टाइप का होता है हमारे पास, स्फेरिकल, कोमा और अस्टिग्मेटिज्म। ओके, इसके अलावा इन तीनों को तो डिटेल से पढ़ेंगे ही, साथ में हमारे पास ये फर्स्ट टाइप का हो गया लैक ऑफ प्रिसाइज, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है कर्वेचर ऑफ फील्ड। कर्वेचर ऑफ फील्ड का मतलब, अगर हमारे पास एक प्लेन में कोई पॉइंट है और उनका जो इमेज बन रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में बन रहा है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। तो इस टाइप के जो विपतन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर ऑफ फील्ड, या फिर क्षेत्र वक्रता बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। ये थोड़ी सी थ्योरी वाला हो गया हमारा ये लेक्चर, क्षेत्र वक्रता बोलते हैं, लेकिन ये हमने सेकंड वाले में देख लिया था। और थर्ड हमारे पास होता है इसकी जो डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है विकृति, और विकृति का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट का जो शेप है, शेप ही बिगड़ जाए, पता चले हमारी शक्ल जो होती है, कई बार हम देखते हैं ना, कुछ कुछ कई शॉप्स में जाते हैं, उन शॉप्स में कुछ ग्लासेस लगे होते हैं बाहर, तो हमारा जो शेप होता है वो ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, तो हमारे पास जो शेप चेंज हो जाता है, उस टाइप को हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। सो अगेन हमारे पास ये 3 टाइप के हो गए। लैक ऑफ प्रिसाइज में पॉइंट का पॉइंट नहीं बनेगा। कर्वेचर में आपके पास एक प्लेन में जो पॉइंट होंगे उनका अलग अलग प्लेन में बनेगा इमेज। और तीसरा डिस्टॉर्शन में शेप ही बदल जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये 3 टाइप है, स्फेरिकल, कोमा और अस्टिग्मेटिज्म। तो इन तीनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद क्रोमेटिक पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पढ़ते हैं स्फेरिकल अबर्शन। स्फेरिकल अबर्शन है ना, गोलीय विपतन। सो इसमें आप देखो हमारे पास मान लीजिए, अगर स्फेरिकल अबर्शन क्या होता है, अगर कोई लेंस हमने लिया है और उसकी एक्सिस है, तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि मान लीजिए हमने अच्छा, ये क्योंकि मोनोक्रोमेटिक है, तो मोनोक्रोमेटिक में एक चीज आप ध्यान रखना कि मोनोक्रोमेटिक में जो लाइट हम लेंगे, इंसिडेंट लाइट जो हमारी होगी, इंसिडेंट लाइट जो होगी वो सिंगल कलर होगा। ऐसा नहीं है कि व्हाइट लाइट ले लो, व्हाइट में 7 कलर होते हैं, सिंगल कलर की लाइट लेनी है, नहीं तो फिर वो क्रोमेटिक अबर्शन हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना, कलर की वजह से। क्रोमेटिक, क्रोमा का मतलब कलर से होता है, इसलिए ना। सो हमारे पास यहाँ पे देखो, अगर होता क्या है कि कोई भी जो लेंस होता है, उस लेंस पे जब भी कोई रेज गिरती है, ठीक है, इस तरह से देखो, ये मैंने रेज डाली है, ये 2 रेज जो है ये एक्सिस के पास में है, और एक आपके पास सबसे लास्ट किनारे पे आ रही है, ये डबल एरो वाली जो है, ये किनारे पे है। जो किनारे वाली होती है इनको हम बोलते हैं मार्जिनल रेज। मार्जिनल, हिंदी में इनको बोलते हैं सीमांत। ये दोनों डबल एरो वाली मार्जिनल है, और जो एक्सिस के बिल्कुल पास में होती है, मैंने तो फिर भी दूर बनाया है, इनको हम बोलते हैं पैरा एक्सियल, उपाक्षीय। आई होप ये क्लियर है। तो कोई भी लेंस जो होता है, जब हम उस पे कोई लाइट डालते हैं, तो कुछ उस लाइट का पार्ट लेंस के किनारों से टकराएगा और कुछ उसके बीच में से। ये देखा जाता है कि जो लेंस होता है उसके किनारों से जो रेज आती है वो ज्यादा मुड़ जाती है। अगर वो ज्यादा मुड़ जाएगी तो देखो, ज्यादा मोड़ दिया, ज्यादा मोड़ने से क्या होगा, वो पहले ही फोकस हो जाएगी। मैंने ये पैरेलल ली है, इसका मतलब जहां पर भी हमारे पास ये गिरेगी वो फोकस पॉइंट होगा। तो मैं इसे एफ एम से लिखती हूँ, एम फॉर मार्जिनल। इसका ये मतलब है कि जो लास्ट वाली किरणें आ रही है, ये उनकी वजह से इमेज बनी है। और जो बीच वाले, मतलब एक्सिस के बिल्कुल पास में होती है ना, उनका इतना ज्यादा झुकाव नहीं होता है, वो इतनी ज्यादा मुड़ती नहीं है, और ये ऑब्वियसली लेंस के खुद के दोष की वजह से ही होता है। तो किनारों से ज्यादा रे मुड़ जाती है, और जो बीच वाली होती है वो कम मुड़ती है, कम मुड़ती है, इसलिए हमारे पास वो थोड़ी आगे तक चली जाती है।
मतलब बिना मुड़े ज्यादा दूरी तय कर लेगी कुल मिला के वो। ये ज्यादा मुड़ी ना, इसलिए हमारे पास ये पहले ही फोकस हो गई, और ये कम मुड़ी तो हमारे पास यहाँ पर इस कंडीशन में अपन एंगल किससे मेजर कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये इंसिडेंट डायरेक्शन है, इसी को आगे बढ़ाओ, और ये मुड़ी हुई है, तो ये एंगल थीटा है। तो मार्जिनल में देखो ये आपके पास ये बन रहा है, सपोज ये 60 है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये एंगल 30 हो सकता है, 60 से तो कम ही होगा, तो कम मुड़ी है और वो ज्यादा मुड़ी है, तो ये आपके पास पैराक्सियल रेज है, इसलिए मैं बोल देती हूँ एफपी। तो आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया था ऑब्जेक्ट, राइट, एक ही पॉइंट लिया था, सारी रेज वहीं से चली थी, वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन इमेज आपको क्या मिल रही है, एक तो पॉइंट आपको मिल रहा है एफएम पे और एक आपको मिल रहा है एफपी पे। तो आपके पास जो इमेज है यहाँ पे, अच्छा, इसके बीच में जितनी भी रेज आएगी इस रेंज में, वो एफएम से लेकर एफपी तक अलग अलग पॉइंट, तो मतलब आपने लेंस ने क्या किया, एक पॉइंट लिया था आपने ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे लिया था, हालांकि उसके कितने सारे पॉइंट्स बना दिए इमेज में, तो इमेज आपको कितनी मिल गई, बहुत सारी मिल गई, तो ये सारे एक लाइन से दिखाई देते हैं आपको, राइट। तो हमारे पास क्या होता है कि एक पॉइंट जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज हमें एक सिंगल पॉइंट नहीं मिली, लेकिन कंडीशन ये रहती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ पर रखा हुआ होना चाहिए, लेंस की एक्सिस के ऊपर रखा हुआ होना चाहिए, तभी इस अबर्शन को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल अबर्शन बोलते हैं। ये इन्फानाइट के केस में था, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड, ये स्फेरिकल अबर्शन का गोलीय विपतन का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, उसका फॉर्मूला आपके पास इस केस में क्या होता है, जो सबसे लास्ट वाली रे और सबसे पास वाली रे जहां पर फोकस होती है, यानी कि एफपी और एफएम पे फोकस होती है, तो वो आपके पास आ जाएगा एफपी माइनस एफएम पर, ये तो पॉइंट की लोकेशन है, एफपी आपके पास फोकल लेंथ होती है, तो पैरा एक्सियल की फोकल लेंथ एफपी और मार्जिनल की फोकल लेंथ अगर एफएम है, तो ये जो डिफरेंस होता है ये आपको बताता है स्फेरिकल अबर्शन का मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण बताता है। अगर हम यहाँ पे पैरेलल रेज नहीं डालते तो हम क्या करते, यहां से मैंने ऑब्जेक्ट लिया तो ये मार्जिनल रे होती है आपके पास, ये पहले ही आ जाती, तो सपोज ये आई एम बना लेती, आई फॉर इमेज है ना, इस बार फोकस पॉइंट पे नहीं है क्योंकि पैरेलल रे नहीं है, और ये आपके पास सपोज करो पैरा एक्सियल रेज है, तो ये आगे जाके कहाँ कट रही है, मान लीजिए आईपी पे। तो इस कंडीशन में आपके पास स्फेरिकल जो अबर्शन है वो आपके पास कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा आई पी माइनस आई एम, ठीक है। इसको नॉर्मली स्फेरिकल अबर्शन की बजाय एएसए, एक्सियल, ठीक है, एक्सियल क्यों, क्योंकि आपके पास सारा जो वो था क्या कहते हैं उसको, सारे पॉइंट्स थे वो एक ही एक्सिस पे आपको मिले हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, एक्सियल अबर्शन हो जाता है। सो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, स्फेरिकल अबर्शन होता है। अब इसका सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। हमारे पास इसके सॉल्यूशन को करने के लिए कुछ मेथड हमारे पास है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको स्फेरिकल अबर्शन को कम करना है तो इसका फर्स्ट है यूजिंग स्टॉप्स, अवरोधक। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें हमारे पास पता है कि जाहिर ऑब्वियसली अगर मान लीजिए आप कोई लेंस ले रहे हैं, ठीक है, उस पे आपके पास पैराक्सियल रेज भी आ रही है और मार्जिनल भी आ रही है, ठीक है, ये मार्जिनल है। क्या करना है, कोई स्टॉप पर ऐसा लेना है जो स्टॉप पर एक पर्टिकुलर पोर्शन को रोक ले। इसका मतलब है सपोज मैं यहाँ पर स्टॉपर लगा देती हूँ, ये मेरा स्टॉपर लग गया, ये लग गया, तो ये क्या करेगा, मार्जिनल रे को रोक लेगा। अगर मार्जिनल रे को रोक लेगा तो इमेज आपके पास केवल पैराक्सियल की वजह से बनेगी, तो एक पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट था और एक ही पॉइंट आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा, तो हो गया सॉल्यूशन। दूसरा तरीका है कि आप मार्जिनल को जाने दो और इसको रोक लो, तो स्टॉपर यहाँ लगा दो, ये लो, स्टॉपर यहाँ लगा दो, तो वो ऊपर वाली रे को जाने देगा, तो पैराक्सियल तो पहुंच ही नहीं है लेंस पे, और सिर्फ सॉरी आईएम पहले होना चाहिए, आईएम आपको इमेज मिल जाएगा। तो मतलब या तो मार्जिनल को रोक लो स्टॉपर लगा के, या फिर पैराक्सियल को रोक लो और बाकी जो पोर्शन उसको जाने दो, तो वो एक ही पॉइंट पे आपका फोकस होके बना लेगा इमेज, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स और कॉन्केव होते हैं, उनका जो अबर्शन होता है, उनकी वजह से जो अबर्शन आता है, ये स्फेरिकल अबर्शन, वो उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। तो क्या करना पड़ेगा, मतलब इसका मतलब ये है कि कॉन्वेक्स में आपके पास आई एम मान लीजिए पहले बन रहा है, तो वो पैराक्सियल के लिए पहले बना देता है, तो इनका उल्टा होता है, इनका जो स्फेरिकल अबर्शन होता है बिल्कुल ऑपोजिट नेचर की वजह से अबर्शन भी उल्टा होता है। तो अगर आप इनका कॉम्बिनेशन ले लो, मतलब ऐसा लेंस ले लो,
ये देखो, ये एक आपने कॉम्बिनेशन अगर ले लिया तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका, इसकी वजह से जो स्फेरिकल अबर्शन आएगा वो ये वाला लेंस कैंसिल आउट कर देगा, तो दोनों से मिलके आपके पास रुक जाएगा। सो एक तो ये वाला भी था, ये सबसे पहले बताना चाहिए था, और सेकंड में यहाँ पे अगर आप कॉम्बिनेशन भी ले लो और फिर ये स्टॉपर भी लगा दो तो और अच्छी बात है, बचा कुचा सारा ही आपके पास ही हो जाएगा। सो मेनली हमारे पास एक स्टॉप की वजह से होता है। सेकेंड हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, देखो नॉर्मली प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास होता है ये वाला, इसका एक प्लेन होता है और एक कर्वेचर सरफेस, कर्व सरफेस होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि जो ये एक्सियल स्फेरिकल अबर्शन है ना, एएसए, इसको बुक में आप देखेंगे ये एएसए देखने को मिलेगा। ये ऑब्जर्व किया गया है, जिसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हम नहीं करेंगे, सिर्फ रिजल्ट बता रही हूँ आपको। लेंसेज के लिए ऐसा देखा गया है कि जो स्फेरिकल अबर्शन आता है, ये कोई भी लेंस का अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हो या कोई भी आप लेंस लेते हो तो उसकी वजह से जो डेविएशन आता है, डेविएशन का मतलब कोई रे इस तरह से आई और इधर चली गई, तो इसकी रिफ्रेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो डेविएशन होता है। अब ये देखा गया है कि जितना ज्यादा कोई लेंस की वजह से डेविएशन होता है उतना ही ज्यादा उसका स्फेरिकल अबर्शन आता है, जो हमें कोई मैथमेटिकल प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये हम जानते भी है कि ऑब्वियसली कोई लेंस अगर किसी रे को जितना ज्यादा मोड़ेगा तो वो मार्जिनल रे को उतना ही फास्ट मोड़ेगा और पैराक्सियल को उतना कम मोड़ देगा, तो डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, हमारे पास डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा तो ये अबर्शन हो जाएगा। लेकिन ये तो पता है कि डेल्टा बढ़ने से ये स्फेरिकल अबर्शन बढ़ता है, बट मैथमेटिकली ये प्रूव किया गया है कि ये डेल्टा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है, मतलब जो हमारे पास डेविएशन एंगल होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ये अबर्शन हमारे पास आता है। अब ऐसी सिचुएशन में हमने ये भी देखा है कि अगर हम दो लेंसेज लेते हैं और इनकी वजह से डेल्टा वन और इसकी वजह से डेल्टा टू आता है, तो फाइनल डेविएशन हमारे पास कितना होता है, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू आता है। अगर हम मान लीजिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं किसी डिवाइस के अंदर और हम चाहते हैं कि उसमें स्फेरिकल अबर्शन हमारा मिनिमम हो जाए, तो उसको कैसे रखना है, ये है हमारी सिचुएशन यहाँ पे। तो मान लीजिए हमने एक लेंस लिया, ठीक है, और वो लेंस हमने इस तरह से रख दिया। ये फर्स्ट सरफेस से जो डेविएशन होगा वो मान लीजिए डेल्टा वन है और सेकंड सरफेस से हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा टू हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये डेल्टा स्क्वायर कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू का स्क्वायर, टोटल हमेशा डेविएशन ऐड हो जाता है। इसको आप और क्या लिख सकते हो, डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू स्क्वायर प्लस फोर डेल्टा वन डेल्टा टू, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब मान लीजिए आपके पास, मुझे ये मिनिमम चाहिए, किसकी वैल्यू है, ये एएसए की वैल्यू। अब ये क्वांटिटी देखो एक बार मिनिमम कब होगी, तो आपके पास अगर डेल्टा वन ग्रेटर देन डेल्टा टू हुआ, चाहे डेल्टा वन लेस देन डेल्टा टू हुआ, दोनों ही सिचुएशन में आपके पास ये वाली क्वांटिटी नॉन जीरो हो जाएगी। नॉन जीरो के साथ साथ ये पॉजिटिव भी रहेगी, राइट, क्योंकि आपके पास इसका स्क्वायर है, तो चाहे अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू आपके पास इस क्वांटिटी में ऐड होके आपके एएसए यानी दोष की वैल्यू को बढ़ा देगा। सो आपके पास इस क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब आपके पास डेल्टा वन इज इक्वल टू क्या हो जाए, डेल्टा टू हो जाए, विच मीन्स अगर आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो तो उसको रखना आपको कैसे है, ऐसे रखना है कि उसके दोनों सरफेस से, ध्यान रहे उसके दोनों सरफेस से डेविएशन जो हो वो बराबर हो। तो इसकी लोकेशन कैसे होनी चाहिए, इसकी लोकेशन ऐसे होनी चाहिए। अगर आप ऐसे रख देते हो तो हमारी समस्या का समाधान होगा क्या, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कोई भी रे आपके पास इस तरह से आएगी। अब आप मुझे बताइए किसी लेंस के ऊपर अलोंग द नॉर्मल जब कोई रे आती है तो वो बिना डेविएट होके आगे निकल जाती है। अगर आपने इस लेंस को ऐसे रख दिया तो यहाँ पे इस सरफेस से आपका कोई भी डेविएशन होगा ही नहीं, तो ये रे सीधी की सीधी आगे निकल जाएगी और सारा का सारा डेविएशन किससे होगा, सेकेंड सरफेस से होगा। ऐसी सिचुएशन में आपका डेल्टा वन और डेल्टा टू बराबर नहीं हुआ तो आपका जो स्फेरिकल अबर्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, अगर हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं तो उसे हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने से क्या होगा, अगर आप इन्फिनिटी से भी कोई रे आ रहे हो तो देखो ये अलोंग द नॉर्मल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में था और यहाँ पर भी हमारे पास नॉर्मल नहीं, ये एक्सिस है मान लीजिए, यहाँ पर भी हमारे पास नॉर्मल नहीं गिरी, तो पहले सरफेस से इसका कुछ
डेविएशन हो जाएगा, तो आपके पास डेल्टा वन नॉट इक्वल टू 0 है। और अब दूसरा जो प्लेन सरफेस है, ये रे उस पे भी 90 डिग्री पे नहीं गिरी, इस वजह से आपके पास मान लीजिए फाइनली भी इसका कुछ और रिफ्लेक्शन हो जाता है। सो इस सिचुएशन में आपके पास डेल्टा वन भी नॉट इक्वल टू 0 आया और डेल्टा टू भी नॉट इक्वल टू 0 आया, इसलिए चांसेस हैं कि आपका डेल्टा वन और डेल्टा टू बराबर किया जा सकता है। और अगर ये बराबर हो गए तो आपका जो ASA है वो कितना हो जाएगा, मिनिमम, मतलब कम कर सकते हो। तो अगर आप किसी डिवाइस में आपको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करने को मिल रहा है, उसमें आपको स्फेरिकल अबर्शन कैसे कम करना है, ऐसे रखोगे तो नहीं होगा, ऐसे रखोगे तो हो जाएगा। ये सेकंड है हमारे पास, ठीक है, दूसरा तरीका हो गया। थर्ड आपके पास क्या मेथड है, बाय यूजिंग अ क्रॉस्ड लेंस। देखो क्रॉस लेंस को हिंदी में लिखा है अल्पतम विपत्ति, अल्पतम विपत्ति, हाँ सॉरी यार, हिंदी लिखना थोड़ा सा भूल जाते हैं, बाद में लिखना छोड़ देते हैं। तो ओके, क्रॉस लेंस का मतलब ये होता है कि अगेन वंस अगेन हम एक डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे। ये देखा गया है कि अगर हमारे पास कोई लेंस है ना, उसके दो कर्वेचर हैं, तो इसकी रेडियस आपके पास R1 है और इसकी रेडियस आपके पास R2 है, और आपको सिंगल लेंस यूज करना है। अगर सिंगल लेंस ही यूज करना है और आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 है, तो ये देखा गया है कि जो स्फेरिकल अबर्शन है उसके मिनिमम होने के लिए मैथमेटिकली एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है कि दोनों जो सरफेस है उनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उनका रेशियो ये होना चाहिए। म्यू जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसमें गोलीय विपतन क्या होता है, मिनिमम आया जाता है। तो अगर आप म्यू इक्वल टू 1.5 के लिए ये निकालें तो आपके पास R1 R2 की वैल्यू आती है -1/6। नेगेटिव साइन आपको ये बताता है, इसकी इसका मतलब ये है कि उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ऑपोजिट होंगे। और जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए, भले कॉन्वेक्स हो भले कॉन्केव हो, दोनों की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो सेम साइन, मतलब ये इस कंडीशन में ये लेंस आपके पास ऐसा हो चुका है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये मतलब इसके लिए अलग कंडीशन आती है हमारे पास, है ना, ये वाला जो लेंस है अगर ये यूज करना है तो इसके लिए कंडीशन अभी बाद में पढ़ेंगे। बाकी ये वाली सिचुएशन में आपके पास बिकॉज R1 R2 ऑपोजिट आया है ना, तो आपके पास हमें पता है कि इसका R1 इधर जाएगा और इसका R2 इधर आएगा, तो ये ऑपोजिट नेचर के हो जाएंगे। इसमें भी ऑपोजिट है बट इसमें सेम है, दोनों सेम है, तो ये वाले नहीं लेना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये वाला नहीं लेना है। और अगर आप म्यू इज इक्वल टू 1.686 ले लेते हो तो आपको R1/R2 का क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी। और इसका मतलब है आपने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया है, क्योंकि प्लेनो कॉन्वेक्स में ही आपके पास क्या होता है, आर की वैल्यू कैसी हो जाती है, इन्फिनिटी हो सकती है, एक रेडियस, ठीक है, या फिर आप प्लेनो कॉन्केव भी ले सकते हैं, जैसा भी है दोनों। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ है बाय यूजिंग अ प्लेनेटिक लेंस। मैंने आपको एप्लेनेटिक पॉइंट के बारे में एक लेक्चर बनाया है। एप्लेनेटिक पॉइंट में मैंने आपसे कहा था किसी भी लेंस के लिए दो पेयर होते हैं, ऐसा पॉइंट्स का पेयर होता है जिससे कोई भी रे चली जाए वो आफ्टर रिफ्रेक्शन सारी एक ही पॉइंट पे या तो फोकस हो जाएगी या उससे आती हुई दिखाई देगी, ऐसे पेयर को हम बोलते हैं एप्लेनेटिक। तो अगर आपको ऐसा लेंस लेना है, कैसे शेप का, ये इस तरह से एक लेंस होता है हमारे पास, इसका शेप आप बुक में थोड़ा सा ढंग से देख लेना, ये इस तरह से, मतलब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन सेम है, एप्लेनेटिक लेंस होता है। इसकी सिचुएशन ये होती है कि इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, अगर आपने वहां पे अपनी ऑब्जेक्ट को रख दिया, राइट, तो बिना किसी अबर्शन के आपको कहाँ पे मिलेगी, इस तरह से यहाँ से रे गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन मान लीजिए वो कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है आपको, इधर। तो इस तरह से इसको बोलते हैं एप्लेनेटिक। इसमें क्या होता है कि अगर ध्यान रहे, अगर आपने ये लेंस लिया है और ओ के अलावा आपने और कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दिया अपना ओ के अलावा, तो उसमें देखा गया है कि उसमें थोड़ा बहुत स्फेरिकल, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा स्फेरिकल अबर्शन आ जाता है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसकी लोकेशन ऑब्वियसली एप्लेनेटिक पॉइंट वाले डेरिवेशन से निकाली जाती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इसको रख दिया जाता है तो आपके पास जो इमेज बनती है वो एक सिंगल, ऑब्वियसली वो सिंगल पॉइंट पे ही बनेगी, क्योंकि हमने कंडीशन उसमें देखी थी कि अगर ओ पॉइंट पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो सारी रेस कहाँ आएगी, एक ही पॉइंट पे आ जाएगी। और हम क्या चाहते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे पास पॉइंट बने, वो तभी होगा। और अगर आपने ओ पे नहीं रखा तो इसी लेंस से क्या होगा, जो रेज यहाँ जाएगी, कुछ रेज आपके पास यहाँ फोकस हो जाएगी, कुछ यहाँ आएगी, कुछ यहाँ आएगी, कुछ यहाँ, तो एक पॉइंट की बजाय बहुत सारे पॉइंट मिल गए जो कि स्फेरिकल अबर्शन हो गया। तो इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं। और इसका लास्ट है सॉल्यूशन, फिफ्थ नंबर,
तो वो है हमारे पास। सपोज आपको कोई लेंस लेने हैं और वो कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ओके, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो इस तरह से हम डायग्राम बना लेते हैं। सपोज मेरे पास ये एक लेंस है, मैंने प्लेनो कॉन्वेक्स लिया है, एंड आई होप आपको पता चल गया ये ऐसे क्यों रखा है हमने। तो ये इसकी एक्सिस हो जाएगी, और दूसरा लेंस आपके पास यहाँ पर है, मान लीजिए इस सिचुएशन में हमारे पास दो लेंस रखे हैं और दोनों पतले हैं, काफी पतले हैं। लेंस L1 हो जाएगा, लेंस L2 हो जाएगा, और यहाँ से पैरेलल रे आई आपके पास AB, ठीक है। और वो रिफ्लेक्शन के बाद चली गई यहाँ पे C पॉइंट पे, और इसके बाद भी उसका और रिफ्लेक्शन हो गया और वो आ गई मान लीजिए F पे। F पे क्यों आएगी, क्योंकि वो पैरेलल थी, इसलिए बाद में फोकस पॉइंट से गुजरेगी, ठीक है। ये हमें पता है, यहाँ पे डेल्टा 1 होता है, और अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये डेल्टा 2 हो जाएगा। सपोज ये हाइट H1 है और यहाँ पे हाइट H2 है, तो यहाँ पे एक मैं परपेंडिकुलर डाल देती हूँ। पतला लेंस है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये O1 हो जाएगा आपका और ये O2 हो जाएगा। हमने ये कंडीशन देखी है कि अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों से स्फेरिकल अबर्शन मिनिमम हो, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि अगर दो लेंस आप ले रहे हो और उनका जो डेविएशन एंगल है वो सेम होता है, तो स्फेरिकल अबर्शन मिनिमम होता है। तो हमारे पास यहाँ डेल्टा 1 डेल्टा 2 सेम हो जाएगा। अगर डेल्टा बहुत छोटे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 10 डेल्टा को ही नियरली इक्वल टू डेल्टा मान के चल सकते हैं। तो आपके यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 डेल्टा 1 इज इक्वल टू 10 डेल्टा 2। अब 10 डेल्टा 1 एक बार डायग्राम में देख लीजिए, 10 डेल्टा 1 आपको क्या मिलेगा। हमारे पास अगर दूसरा लेंस नहीं होता, ध्यान रखिएगा एक बार, दूसरा लेंस अगर नहीं होता तो ये जो BC रे है ये आगे जाके कहाँ पे कट करती, F प्राइम पे। उस सिचुएशन में आपके पास एक ट्राइंगल देखो कौन सा, BO1F प्राइम। BO1F प्राइम जो है उसमें, और आपके पास कौन सा है, CO2F प्राइम। ये आपके पास कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। BO1F प्राइम और CO2F प्राइम आपके पास क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा, डेल्टा 1 की वैल्यू आई होप आपको फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा है, H1/F1, और ये आपके पास आ जाएगा H2/F2। F1 F2 इन दोनों लेंसेज की फोकल डिस्टेंस है, और ये फॉर्मूले हमने डिराइव किए हुए हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। और ये ट्राइंगल सिमिलर कैसे हुए, तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये ऐसी सिचुएशन है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ F प्राइम है, यहाँ O1 है, यहाँ O2 है, दोनों में 90 का एंगल बन रहा है और दोनों के ये वाले एंगल भी सेम है। तो ये हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा। तो हम इसमें दोनों का सबसे पहले, ये H2 है और ये H1 है, तो इनकी लेंथ को कंपेयर करते हैं। तो लेंथ हमारे पास हो जाएगी H1/H2 इज इक्वल्स टू, अब आपके पास बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट पहले ली है, तो बड़े वाले ट्राइंगल का बेस ले लीजिए, O1 F प्राइम। F प्राइम मैंने कहा था कि अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो ये B पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर चली जाती, B पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद ये चली जाती है आपकी F प्राइम पे, और O1 से F प्राइम जो होता वो पहले लेंस का फोकस पॉइंट हो जाता, क्योंकि दूसरा लेंस तो वहां होता ही नहीं। तो ये पहले लेंस की फोकल डिस्टेंस आती है, यानी यहाँ तक की यहाँ तक जो डिस्टेंस है उस वो आपके पास हो जाती है F1। तो ये आ जाएगा F1। और बिकॉज दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए हमने D ली है, तो ये जो सेकंड वाला है O2F प्राइम है, ये डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी F1 - D, क्योंकि ये डिस्टेंस आपके पास D है और बड़ी वाली डिस्टेंस F1 है, तो ये आपके पास हो जाएगा F1 - D। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो आप इनको राइट हैंड साइड में भी सेम कर लीजिए। तो F1/F2 इज इक्वल्स टू F1/F1 - D, और सॉल्व कीजिए इसको, D इज इक्वल टू आ जाएगा F1 - F2। तो अगर दो लेंस आप ले रहे हो और उन्हें कुछ डिस्टेंस पे रखना है और दोनों की फोकल लेंथ आपके पास F1 F2 है, तो अगर उनको इतनी डिस्टेंस पे रखोगे तो स्फेरिकल अबर्शन क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है स्फेरिकल अबर्शन। ठीक है, इसी के नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे सेकेंड टाइप का होता है आपके पास कोमा। ठीक है, कोमा में हमें क्या करना है, सेम वही कंसेप्ट है, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, अभी तक हमने देखा हर जगह हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे रखा हुआ था, एक्सिस पे रखा हुआ था। जब एक्सिस पे होता है और पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट नहीं बनती है, तो हम बोलते हैं स्फेरिकल अबर्शन। अगर ऑब्जेक्ट ही आपका आपने एक्सिस पे नहीं रखा है, एक्सिस से हट के रख दिया है, तो उसी सिचुएशन में यही जो दोष होता है हमारे पास, वो लैक ऑफ प्रिसाइज जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या हो जाता है, कोमा हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास देखो, कोमा को समझने के लिए ये हमने एक लेंस लिया है, ठीक है, और जस्ट होल्ड ऑन, ये देख लीजिए कोमा का एक डायग्राम हमने बनाया है यहाँ पे। सो ये मैंने इस तरह से लेंस है हमारे पास। इस बार ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो रेज आ रही है वो इस इंक्लाइन होके आ रही है, इसका मतलब एक्सिस ये है, राइट, और आपके पास ये यहाँ कहीं से आ रही होगी। तो ये एक पिक्चर है, और आपके जो बुक में पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है वो कुछ इस तरह से किया हुआ है कि आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है और ये उसकी मार्जिनल रेज है,
और ये उसकी पैराएक्सियल रेज है। तो मार्जिनल रेज अलग जगह फोकस होती है हमारे पास, और पैराएक्सियल हमारे पास क्या होती है, अलग जगह फोकस होती है। सो उस तरह से आपके पास अगर मान लीजिए तो कोमा की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जो एक्सिस होती है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस होती है किसी लेंस की एक्सिस से हटकर हटकर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए जो हमारे पास अबर्शन होता है वो कोमा कहलाता है। तो इसमें आपके पास देखो ये एक्सिस से दूर से आ रही है, कहीं एक्सिस पे रखा हुआ नहीं है ऑब्जेक्ट, पीछे की तरफ जाओगे तो एक्सिस पे नहीं मिलेगा, यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, वहां से ये रे आ रही है आपके पास। तो अगर वो आ रही है तो यहाँ पे वही सेम चीज है कि लेंस जो है मार्जिनल रे को अलग जगह फोकस करता है और पैराएक्सियल को अलग जगह फोकस करता है। तो आप देखिए आपके पास ये स्क्रीन रखी हुई है, उसमें एक इमेज यहाँ बन रही है, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है। स्फेरिकल अबर्शन में कैसे बन रहे थे आपके पास, स्फेरिकल अबर्शन में ऐसे बन रहे थे पॉइंट, और अब इस बार क्या हो रहा है आपके पास, इस तरह से बन रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। अब ये जो स्क्रीन है इसमें देखो इमेज कैसी दिखाई दी हुई है, इमेज आपको ऐसी दिखाई देगी। क्यों ये सर्कल क्यों बन रहा है, क्योंकि अगर आप इसको 3D में इमेजिन करो, 3D में इमेजिन करो तो जो मार्जिनल रे है वो इस पूरे लेंस के हर किनारे से टकरा रही है, हर किनारे से टकराएगी और सारे किनारों से निकलेगी इस तरह से। तो जब यहाँ स्क्रीन रखोगे ना तो सर्कल दिखाई देगा आपको। आप इमेजिन कर सकते हो जब आप मतलब कोई लेंस अगर इस तरह से लेते हैं और तो उसके किनारों से जो रेस जाएगी वो ऐसे क्रॉस करके आगे की तरफ, तो वो उस पूरे सर्कल की जो बाहर की बाउंड्री है उस बाउंड्री से हर बाउंड्री के हर पॉइंट से रे जा रही है, हर पॉइंट से रे जा रही है। तो ये जो आपके पास है सपोज इसको आगे ये सर्कल कैसे बना, अगर ये रे आगे चली जाएगी, देखो ये रे आगे चली जाएगी और ये रे इस तरह से आगे चली जाएगी, तो कहीं पर भी स्क्रीन रखोगे तो ये बड़ा सर्कल बनेगा, फिर इसका छोटा सर्कल बनेगा। इस तरह से आपके पास अलग अलग साइज के सर्कल दिखाई देंगे। यहाँ पे देखो ये एक सर्कल बनेगा, फिर ये दूसरा सर्कल बनेगा, फिर ये इस तरह से आपको ये इस तरह से दिखाई देंगे। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको हम कोमा बोलते हैं। तो आई होप ये आप वैसे ही डायग्राम 2D में बनाया हुआ है, बट आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा इस पिक्चर से कि जब आप इस तरह से रेस जाती है, तो ये मैंने 2D में बनाया इसलिए 2 ही लाइन मिल रही है, लेकिन ये जो यहाँ पर रे आ रही है ये पूरे सर्कल के हर पॉइंट से जा रही है। तो यहाँ पर भी आप स्क्रीन रखोगे तो आपको सर्कल दिखाई देगा, लेकिन मार्जिनल जो रेस होती है वो अलग रेडियस का सर्कल बनाएगी, पैराएक्सियल आपके पास अलग रेडियस का सर्कल बनाएगी। तो आपके पास जो फाइनल इमेज होगी उस इमेज में आपको इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सर्कल दिखाई देंगे, और वो जो ये जो लेंथ इनकी जा रही है ये एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रही है। तो ये वाला जो है वो उसको कोमा बोलते हैं। अगेन इस कोमा कोमा जो है इसका जो सॉल्यूशन है उसमें भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप देख लीजिए कि जो हमारे पास सबसे ज्यादा रेडियस ध्यान रखना मार्जिनल की होती है, क्योंकि मार्जिनल जो है वो सबसे ज्यादा डेविएशन करता है। तो अगर मैं इस तरह से बनाती इस डायग्राम को तो ज्यादा आपको समझ में आता है। देखो मार्जिनल रेस इस तरह से जाएगी तो यहाँ पे, और पैराएक्सियल जो है वो आपके पास इस तरह से जाएगी। तो कहीं पर अगर स्क्रीन रखोगे ना, कहीं पर यहाँ पर रखोगे स्क्रीन, तो ये देखो मार्जिनल रे का सर्कल बड़ा बना है और पैराएक्सियल का सर्कल छोटा बना है, तो इस तरह से पैराएक्सियल का सर्कल की रेडियस छोटी होती है। सॉल्यूशन क्या करना है इनका, ठीक है, अगर इनका हमारे पास दोष आ जाता है तो अगर मान लीजिए आप एक लेंस ले रहे हैं तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रेशो है, जैसा हमने स्फेरिकल अबर्शन में पढ़ा था, इसमें उसमें -1/6 आया था, इसमें अगर म्यू इज इक्वल टू 1.5 लेते हो तो उसके लिए अगर R1 R2 का रेशो ये लिया जाता है तो इससे कोमा जो है वो कम हो जाता है। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास यही है कि स्टॉप लगाओ, सेम स्टॉप लगाओ, या तो मार्जिनल को रोक लो या फिर पैराएक्सियल को रोक लो, तो भी सॉल्यूशन हो जाएगा, सेम जैसे इसमें किया था। एक इसमें सॉल्यूशन है कि जो आबे की साइन कंडीशन हमने पढ़ी थी, है ना, μ1 H1 sin θ1 इज इक्वल्स टू μ2 H2 sin θ2, अगर ये आबे की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भी हमारे पास जो कोमा है उसका सॉल्यूशन हो जाता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है अस्टिग्मेटिज्म। अस्टिग्मेटिज्म अस्टिग्मेटिज्म में आप देखिए सेम वही चीज है, अस्टिग्मेटिज्म में कोई भी मतलब डिफरेंस सिर्फ कोमा और अस्टिग्मेटिज्म में एक है, दोनों में ही ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए आपका, एक्सिस से दूर होना चाहिए। पहली चीज ये ध्यान रखना, दोनों में ही आपका ऑब्जेक्ट एक्सिस से दूर होना चाहिए। कोमा में भी एक्सिस पे हो गया तो स्फेरिकल अबर्शन हो जाएगा, और एक्सिस से दूर है तो दो चांसेस हैं, कोमा हो सकता है, अस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। कोमा में क्या होता है कि जो इमेज आपके पास होती है, इमेज बनती है, वो एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका एक्सटेंशन होता है। और अस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा, दूरी होगा, एक्सिस पे तो बनेगा ही नहीं, लेकिन मतलब पैरेलल चलेगा, ये इस तरह से इमेज बनेगी। और उसके साथ साथ इमेज का शेप आप देखिए, आई होप ये आपको पिक्चर क्लियरली विजिबल है।
थोड़ा सा इसको विजुलाइज करते हैं। यहाँ पे आपने लेंस लिया है, ये लेंस लिया है, ठीक है, इसको साइड से देखना। और ये एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस सर्कल पे दो डायमीटर बनाओ, एक वर्टिकल डायमीटर बना लो और एक स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायमीटर बना लो। देखो, एक डायमीटर मेरा वर्टिकल जो है वो प्लेन में है और एक मेरा प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से कुछ रे निकलेगी, ये हॉरिजॉन्टल वाली, ये यहाँ से मार्जिनल रे गई, ठीक है, और ये आगे जाके कहीं पे इमेज बनाएगी। इसी तरह से ये वाली भी मार्जिनल होगी, कौन सी, जो वर्टिकल डायमीटर वाली रेज है वो भी मार्जिनल है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर वाली, क्योंकि मैं किनारों पर ही मोड़ रही हूँ फिलहाल, राइट। तो आपके पास इनके बीच की रेस का बाद में देखेंगे, पहले वर्टिकल समझ लो। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल, देखो ये हॉरिजॉन्टल जो रे गई, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितनी भी रेस जा रही है, आगे जाके देखो वो हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब वो जो सर्कल बना रही है वो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल रखी हुई है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल इमेज बनाती है। वर्टिकल प्लेन में, ये देखो वर्टिकल प्लेन में जो रेस गई हैं, अब आप खुद एक बार अपने हाथ से वर्टिकल लेके जाओ, वर्टिकल लेके जाओगे तो खड़ी लाइन मिलेगी आपको, और हॉरिजॉन्टल रेस को अगर आगे लेके जाओगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इमेज आपके पास, देखो यहाँ पे ये मिलेंगे तो सर्कल ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया कि रेस जो आती है वो पूरे भाग से आती है, लेंस के हर हिस्से से आती है, तो वो सर्कुलर ही इमेज बनाएगी। लेकिन यहाँ पे आपके पास सबसे सर्कल पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है, फिर आपके पास यहाँ पे ये इमेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती आपके लास्ट में वर्टिकल बन जाती है। तो पहली इमेज आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है और लास्ट वाली इमेज आपकी जो है वो खड़ी लाइन बनती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन वाली है, इनिशियली ये हमारे पास, और लोकेशन दोनों की अलग अलग होती है, ये लेंस के दोष की वजह से होता है। तो सबसे पहले आपके पास इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, मान लीजिए, ओके। तो पहली इमेज आपको तब तक ये जो ऊपर वाली लाइनें हैं, ऊपर वाली जो रे है, वर्टिकल वाली लाइन है, ये फोकस ही नहीं हुई, ये अभी तक फोकस ही नहीं हुई, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह जा रही है, ध्यान रखना। मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल वाली पहले ही फोकस हो गई, अगर ये पहले फोकस हो गई तो जो इमेज बनेगी उसमें इनका डोमिनेशन होगा, डोमिनेट कर जाएगी, और क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल गई थी तो ये यही बोलेगी कि इमेज को हॉरिजॉन्टल बनाओ, तो ये आगे जाके हॉरिजॉन्टल इमेज बना देगी, मान लीजिए। उसके बाद जो वर्टिकल प्लेन वाली है वो आगे जाके फोकस हो रही है कहीं ना कहीं पे, तो जहां पर भी फोकस हो रही है वहां पे आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्टिकल बनेगी, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक ही लाइन के अलोंग होती है, और वो रन होती है पैरेलल टू एक्सिस, लेंस की एक्स के पैरेलल जाती है। सो ये वाला जो डायग्राम है, अगर आप इसे जूम करके देखेंगे, नहीं तो आप गूगल पे इसके और पिक्चर्स देख सकते हैं, आपको बस ये टाइप करना है अस्टिग्मेटिज्म अबर्शन इन लेंसेज, तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आपके पास आ जाएगी। मुझे सर्कल समझाना था, तो यहाँ पे आपके पास सर्कुलर शेप का मैंने बता दिया था, लेकिन जो पहली इमेज बनेगी तो हॉरिजॉन्टल जब डोमिनेट करेगा तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, उसके आगे थोड़ा सा जाओगे तो हॉरिजॉन्टल का पार्ट कम हो जाएगा, और इसमें वर्टिकल वाला, ध्यान रखना, इसमें आपका वर्टिकल वाला पोर्शन जो है वो डोमिनेट करने लग जाएगा। और जब आपके पास हॉरिजॉन्टल, अब मैं इसी लाइन को अगर थोड़ा सा इसमें वर्टिकल कंपोनेंट डाल दूं तो इसका शेप कैसा बनेगा, इस तरह से। तो आपके पास ये बनेगा। अब थोड़ा सा और आगे जाओगे तो वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज होता जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल वाला तो पहले ही फोकस हो गया था, तो अब उसका कंपोनेंट डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये मिलेगा और थोड़ा सा बड़ा इलिप्स बन जाएगा। ये ध्यान रखना, लाइन बनेगा, फिर आपके पास थोड़ा हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, इलिप्स का थोड़ा सा साइज बढ़ेगा, बीच में आपके पास एकदम सर्कुलर शेप आएगी, फिर आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट डोमिनेट करने लग जाएगा, फिर वर्टिकल और पतला होगा, और लास्ट में वर्टिकल लाइन क्लियरली दिखेगी। ये सीक्वेंस रहता है आपके पास अस्टिग्मेटिज्म के अंदर, और रीजन सिर्फ इतना है कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन वाली जो रे है वो फोकस करके लाइन बनाती है, और जो वर्टिकल वाली है वो वर्टिकल बनाती है, और बीच की रेंज में दोनों का मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर की वजह से हम इसको मानते हैं हमारा बिल्कुल करेक्ट इमेज मानते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का पोर्शन जो है वो आपके पास बिल्कुल इक्वल होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कोई स्क्रीन रखते हो, अगर मान लीजिए हम कोई स्क्रीन रखते हैं, तो वो स्क्रीन हमारे पास, उस स्क्रीन पे जो हमें इमेज दिखती है अस्टिग्मेटिज्म के अंदर, वो किस तरह से दिखती है, आपको थोड़ा सा देखना है, एक मिनट। हाँ,
वही यहाँ पे आप स्क्रीन रखोगे, तो स्क्रीन को जैसे-जैसे चलाते जाओगे उनका वो होता जाएगा और आपको स्क्रीन पे जो सबसे एक्चुअल इमेज मिलेगी वो दिख भी रहा होगा आप पे, यहाँ पे फ़ोकस बन रहा है। तो फ़ोकस जो है वो इस हॉरिज़ॉन्टल वाली इमेज से भी दूर है और जो वर्टिकल लाइन है उससे पहले आ जाएगा। तो हम ये जो सर्कुलर शेप हमारा होता है क्लियर कट, इसको हम बोलते हैं, ये हमारी फाइनल इमेज होती है। अगेन इसका जो सॉल्यूशन है, एक सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन आपके पास एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। ठीक है? अस्पष्टता का लघुत्तम वृत्त। इसमें हमारे पास ये होता है कि जो फर्स्ट इमेज बनती है, सपोज़ ये Q1 है और आपके पास ये Q2 है। Q2 बिल्कुल वर्टिकल है, Q1 बिल्कुल हॉरिज़ॉन्टल है। तो जब आप स्क्रीन को Q1 से लेके Q2 तक मूव करवाते हो, तो आपके पास जब इमेज सर्कल बन जाती है, तो इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर अपन क्रोमैटिक एबर्शन में इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो ये हमारा सारा जो था, वो था मोनोक्रोमैटिक, ओके? ये हमारा मोनोक्रोमैटिक एबर्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम क्रोमैटिक एबर्शन करेंगे, उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।